हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सब्जेक्ट इतिहास स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था। तो उस वीडियो में मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है, उस फर्स्ट वीडियो में मैंने जितने भी यानी जो इतिहास है उसको कितने प्रकार से किस प्रकार डिवाइड किया गया है, उसको किस प्रकार पढ़ेंगे, कहाँ से किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, उन सभी पर एक बेसिक चर्चा की थी। आज मेरा यह सेकंड वीडियो है। इस सेकंड वीडियो से आपका यानी टॉपिक बाय टॉपिक क्रम से यहाँ से स्टार्ट होता है और आपको वीडियो बाय वीडियो प्राप्त होता रहेगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। इस जो इतिहास जो मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, इसको स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में आपसे इतिहास से संबंधित आपके प्रश्न एक भी नहीं छूटे। इसको इस प्रकार पढ़ेंगे, इस प्रकार समझेंगे कि बहुत कम समय में बहुत अच्छे से ज़्यादा पढ़ सकें और ज़्यादा लॉन्ग समय तक आपके दिमाग में बना रहे, अर्थात आपको याद भी रहे। तो इस प्रकार पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार हम आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है इतिहास। क्या है इतिहास को किस प्रकार से किस यानी इतिहासकारों ने क्या कहा है, उन सभी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त एक यह भी चर्चा की जाएगी क्योंकि इतिहास पढ़ने से के साथ साथ आपको इसके भौगोलिक क्षेत्र की आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, जिससे कि ये जानकारी मिलेगी कि कोई भी वंश यहाँ पे जिसने राज किए या जो भी यहाँ पे परंपराएं रहीं वह किस क्षेत्र में कैसी परंपराएं रहीं। क्योंकि क्षेत्र के आधार पर जहाँ पर जैसा क्षेत्र वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में समाज की व्यवस्थाएं अलग थीं, कुछ क्षेत्रों में अलग थीं। तो उन सभी इसलिए आपको भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी करना अति आवश्यक है। तो आज भौगोलिक क्षेत्र के बारे में भी कुछ जानकारी करेंगे और इसका जो बेसिक है, जो इतिहास है, इसको जीरो से यहीं से स्टार्ट होती है। तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो इतिहास, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इतिहास क्या होते हैं, इसे किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो इतिहास क्या है? तो साक्ष्यों व कालखंडों के आधार पर, साक्ष्य के बारे में भी मैंने बताया था। साक्ष्य वह होते हैं जिनसे यह निश्चित किया जाता है, जिससे यह उस घटना की या उस स्थान की या उस समय की जो महत्वपूर्ण यानी जानकारी प्राप्त होती है, जिनके आधार पर उन वस्तुओं को हम साक्ष्य के रूप में जानते हैं। जैसे कि साक्ष्यों व कालखंडों के आधार पर राष्ट्र व समाज यानी राष्ट्र व समाज के अतीत का अध्ययन करना, अर्थात अतीत जो बीत चुका है, अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अर्थात जो समाज थी उस समाज का जो बीता हुआ है, जो उसका अतीत है, जहाँ से लगातार स्टार्टिंग हुई है, जो लगातार समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहा है। तो उसमें जो परिवर्तन हुआ है वह बहुत पहले जीवन यापन किस प्रकार था, अब उसका जीवन यापन कैसा है। तो इसमें जो परिवर्तन आया है तो वह हम पिछले जीवन यापन को अतीत का नाम देते हैं। तो वही चीज़ है, साक्ष्यों व कालखंडों के आधार पर राष्ट्र व समाज के अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब इतिहास के बारे में जानकारी किसने दी, किस प्रकार दी, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला अर्थात इतिहास साक्ष्यों के रूप में यानी उसको दर्शाने का जो मुख्य काम किया था, जो सबसे पहला प्रयास किया था एक साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराने का, वह पहला प्रयास किया था एक यूनानी लेखक थे, हेरोडोटस। जो यूनानी थे, इनका जन्म यूनान में हुआ था। तो ये यूनानी लेखक ने सबसे पहले इतिहास को यानी साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराने का प्रयास किया। पहला प्रयास हेरोडोटस को जाता है। तो इसी कारण यह इतिहास के जनक अर्थात पिता कहलाते हैं, जो कि मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी। उसके बाद में और भी हैं आपके, जैसे निर्याकस इतिहासकार हैं, मेगास्थनीज हैं, टॉलमी हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी, मैंने यहाँ पर केवल
ऐसे महत्वपूर्ण इतिहासकारों या ऐसे शब्दों की चर्चा की है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो परीक्षाओं में अधिकांश पूछ लिए जाते हैं, उन सभी पर विशेष फोकस किया है। तो पहला प्रयास यूनानी लेखक हेरोडोटस ने किया। यही इतिहास के जनक कहे जाते हैं। और उसके अतिरिक्त भी निरियाकस हैं, मेगास्थनीज हैं, आपके टॉलमी हैं, इसके अतिरिक्त भी और भी हैं। दूसरा प्रयास यानी साक्ष्य के रूप में इतिहास यानी इतिहास का परिचय साक्ष्य के रूप में देने का जो दूसरा प्रयास किया वह अल-बेरूनी ने किया था। ये अल-बेरूनी कौन था? तो ये एक विदेशी यात्री थे। यह यानी भारत देश की यात्रा पर आए थे और यहाँ पर इन्होंने अपना समय दिया, काफ़ी समय दिया। उस समय के अंतर्गत जब रह रहे थे तो रहते समय इन्होंने यहाँ की समाज की स्थितियों को देखा और उस समाज की स्थितियों को ये एक पुस्तक के माध्यम से उन्होंने साक्ष्य के रूप में उसमें उपस्थित कराया, अर्थात पुस्तक लिखी जो साक्ष्य के रूप में उपस्थित है। तो ये अल-बेरूनी थे और इन्होंने संस्कृत भाषा में इन्होंने पुस्तक लिखी थी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद इन्होंने पुस्तक लिखी है, वह संस्कृत भाषा में पुस्तक लिखी है। ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? तो अल-बेरूनी की है। या यह भी पूछ दिया था कि अल-बेरूनी की कौन सी पुस्तक है? तो कई तरह से प्रश्न बना दिए जाते हैं। और उसके बाद यह पूछ दिया जाता है कि किताब उल हिंद जो पुस्तक है वह किस भाषा में लिखी है? तो वह संस्कृत भाषा में लिखी है। उसके बाद में जो अल-बेरूनी जो थे, ये जो विदेशी थे, ये किसके काल में आए थे? तो ये महमूद गजनवी के समकालीन थे, अर्थात इनके काल के अंतर्गत इन्होंने भारत की यात्रा की थी और उसी समय इन्होंने किताब उल हिंद की रचना की थी। तीसरा जो प्रयास किया यानी इतिहास को साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराने का जो तीसरा प्रयास रहा वह साम्राज्यवादी इतिहासकार रहे। साम्राज्यवादी का मतलब वहाँ पे जब जैसे साम्राज्य स्थापित था, जैसे कई अलग अलग साम्राज्य थे, उन अलग अलग साम्राज्यों में जो यानी लेखक के का कार्य करते थे, जो लेखक थे, तो उन लेखकों ने जो पुस्तकें लिखी, जो रचनाएं की हैं, उन रचनाओं को हम ऐसे लेखकों को साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकार यानी या धर्म प्रचारक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग धर्म का प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जैसे कि ईसाइयों ने जैसे एक पुस्तक की रचना की, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ईसाइयों ने पुस्तक लिखी। वह भी वहाँ से भी आपका इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में यूरोपी थे, जैसे यूरोपियों में मैक्स मूलर थे, कार्ल मार्क्स थे, बहुत प्रचलित हैं। तो इन्होंने भी इतिहास की घटनाओं को साक्ष्य के रूप में उपस्थित किया। उसके बाद में फिर भारतीय इतिहासकार की बात करें, क्योंकि भारत का जो इतिहास है तो भारतीय इतिहासकारों ने भी इनमें साक्ष्य के रूप में कुछ पुस्तकें, कुछ रचनाओं की यानी चर्चा की है और लिखी हैं। तो वो क्या है? तो उनमें जैसे मुख्य हैं आपके डी.आर. भंडारकर, तो डी.आर. भंडारकर हैं। उसके बाद में आर.सी. मजूमदार हैं, एच.सी. रायचौधरी हैं। ये मुख्य इतिहासकार हैं जिन्होंने यानी रचनाएं की हैं। अब किसकी क्या रचनाएं हैं ये आगे जब डिटेल में चलेगा तो आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी वीडियो बाय वीडियो। उसके बाद में और आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी करेंगे। भौगोलिक स्थिति का मतलब ये है यानी कितनी भारत के अंतर्गत कहाँ कितनी भूमि थी, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, कितना थल स्थान था, कितना जल भाग था, तो स्थलीय भाग, जलीय भाग, तो ये जो क्षेत्र था ये कितना था, कहाँ पर किस प्रकार का था, वह पूरा जो एक व्यवस्था है अर्थात वह जो स्थान है उस स्थान को भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग जानते हैं, तो उसकी भी जानकारी करेंगे। उसके बाद उससे पहले देखते हैं भारतवर्ष का नाम किस प्रकार पड़ा, कहाँ से कहाँ तक क्या है भारतवर्ष, इसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं। तो भारतवर्ष या भारत देश उत्तर हिमालय से दक्षिण समुद्र तक यानी उत्तरी हिमालय, आप जानते हैं यहाँ पे उत्तरी हिमालय से लेकर के और नीचे तक जहाँ तक समुद्र का तट है, उत्तरी से और दक्षिणी समुद्र के तट के पूरे भूमि भाग को, भूमिधर जो भाग है उस भूमि भाग को आपका भारतवर्ष या भारत देश के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद में देश का नामकरण की बात आती है कि भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा, किस आधार पर पड़ा, तो उसके बारे में जानकारी करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो भारत देश का नामकरण, तो ऋग वैदिक काल के एक जन थे, जन का अर्थ यहाँ पर व्यक्ति से है, जन का अर्थ यहाँ पे व्यक्ति से लिया जा रहा है। तो ऋग वैदिक काल के एक जन थे भरत, भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब ये भरत कौन थे, तो ये अलग अलग लोगों का मत है, अलग अलग लोगों का मानना है। जैसे कि कुछ लोगों का, कुछ जो आपके इतिहासकार हैं उनका ये मानना है, यानी जो प्रथम तीर्थकर थे, इतिहासकारों का मानना है कि जो ऋषभ प्रथम तीर्थकर थे, उन प्रथम तीर्थकर जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव का पुत्र जो था भरत, उस भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर यह मानना है कि इनके आधार पर, ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर यह माना जाता है, यानी वेद पुराणों के आधार पर माना जाता है कि एक दुष्यंत थे, दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल हमें आपको प्रश्न के आधार पर चलना है। तो आप ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर जो थे उनके आधार पर उनका पुत्र थे, तो आपके भरत नाम पड़ा। उसके बाद में दूसरा नाम आप जानते ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर जो दुष्यंत थे, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा है, ऐसा मानना है। उसके बाद आर्यों का निवास स्थल, आर्यों का निवास स्थल होने के कारण भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। यानी भारत जो देश है, भारत देश के कई नाम हैं, कई लोगों के मतों के आधार पर भारत को कई नामों से जाना जाता है। तो किस किस नामों से जाना जाता है उन सभी की चर्चा यहाँ पर की है, इससे अधिक नामों से नहीं जाना जाता है। उन सभी की मैंने चर्चा की और लगभग सभी महत्वपूर्ण भी हैं। आर्यों का निवास स्थल होने, क्योंकि आर्य लोग यहाँ पर बहुत यानी लंबे समय तक यहाँ पर निवास करते रहे और निवास स्थल माना जाता है, इसलिए आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसे आर्यावर्त के भी नाम से जाना जाता है। और बौद्ध ग्रंथों में जो बौद्ध थे, यानी बौद्ध जो ग्रंथ थे, बौद्ध ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यूनानियों ने इसे इंडिया नाम दिया है, अर्थात भारत देश को जो इंडिया का नाम दिया है वह यूनानियों ने दिया है। यूनानियों के आधार पर इसे इंडिया कहा गया है। जो हम लोग इंडिया लिखते हैं वह यूनानियों के आधार पर लिखते हैं। उसके बाद में मध्यकालीन कुछ लेखक हुए हैं, उन मध्यकालीन लेखकों के आधार पर इसे हिंद नाम दिया गया है, अर्थात हिंदुस्तान। और हिंद या हिंदुस्तान कालीन लेखकों के आधार पर इसे यानी हिंद या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। जो ये हिंद नाम पड़ा, ये सिंधु नदी का जो ये क्षेत्र था, इस सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र होने की वजह से इसका नाम हिंद पड़ा है, क्योंकि सिंधु से हिंदू पड़ा, अर्थात हिंदुस्तान उसका नाम पड़ गया। नेक्स्ट है इतिहास एवं पुराण। जो ये इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास और पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंचम वेद, तो इतिहास और पुराणों को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट एक थे चीनी यात्री थे, तो एक चीनी यात्री जो चीनियों ने यहाँ पे यानी यात्रा की है, उन चीनी यात्रियों के आधार पर चीनी यात्रियों ने इसका अर्थात भारत का नाम इन तू के नाम से दर्शाया है। अर्थात प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि चीनी यात्रियों ने भारत का नाम किस शब्द से दर्शाया है, तो इन तू के नाम से दर्शाया है। अब आते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति की जानकारी करते हैं कि भारत की क्या है भौगोलिक स्थिति। तो भारत को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। किस प्रकार से, तो इनके जो ये स्थल है, अर्थात क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारत है का एक जाल तंत्र है, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, यहाँ पर आपके तट भी हैं। तो इन सभी के आधार पर इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात भारत को 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, क्या हैं, तो आपको पता है। तो इसमें आप जानते हैं भारत के उत्तरी क्षेत्र में, भारत का जो आपका उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पे आपके हिमालय पर्वत पाया जाता है।
इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत में तराई के क्षेत्र से कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है पूरा, यह पूरा क्षेत्र उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। इसके अंतर्गत आप जानते हैं जम्मू कश्मीर हो गया, शिवालिक हो गया, टिहरी हो गया, और आपका नेपाल हो गया, तो सिक्किम हो गया, ये पूरे क्षेत्र आते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र हिंदू का जो अर्थात भारत का जो है ये पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में फिर आती है भारत के पर्वतीय क्षेत्र के जस्ट नीचे, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ से सिंधु नदी बहती है। उसके बाद में इधर गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से आप जानते हैं सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, उसके बाद गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो इससे एक जाल रूपी यानी समतल भूमि तैयार हो जाती है, यानी जाल रूपी आपका मैदानी क्षेत्र तैयार हो जाता है। उस जाल रूपी मैदानी क्षेत्र में के जो भाग है वह सिंधु व गंगा के सहायक नदियों का जाल है। तो इसे उत्तरी मैदानी भाग कहते हैं, उत्तरी मैदानी भाग या उत्तर मैदानी क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। उत्तर मैदानी क्षेत्र या उत्तरी मैदानी क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र बहुत अधिक उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर जो कृषि की जाती है, कृषि यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर अनाज और कृषि का उत्पादन किया जाता है। तो इसलिए आपको ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद में उत्तर के मैदानी क्षेत्र के जस्ट नीचे अगर आएंगे तो जस्ट नीचे आने पर नर्मदा ताप्ती नदी, नर्मदा ताप्ती नदी यहाँ पे जो बहती हैं, जो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर 2 नदियाँ बहती हैं मुख्य रूप से, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। तो ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं, ये नर्मदा ताप्ती नदियाँ और उत्तर के मैदान के जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग को पठारी क्षेत्र के नाम से, पठारी मैदान या पठारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पठार, जैसे आप जानते हैं कि आपका छोटा नागपुर का पठार, तो ये पठारी क्षेत्र है। तो इसको हम लोग पठारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस पठारी क्षेत्र अर्थात नर्मदा ताप्ती नदी के जब जस्ट नीचे उतरते हैं आप दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर यहाँ पर इसे दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दक्षिणी जो क्षेत्र है, यहाँ पर लंबे व सतरे मैदानी क्षेत्र हैं। जो मैदान अर्थात यहाँ पर मुख्य से कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये जो नदियाँ हैं या इनकी जो सहायक नदियाँ हैं छोटी छोटी, इन नदियों की सहायता से यह एक मैदानी क्षेत्र बन जाता है, जो कि कृषि की दृष्टि से यह भी बहुत उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है आपका दक्षिणी यानी समुद्री मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी समुद्री मैदानी क्षेत्र इस क्षेत्र को बोला जाता है। और यहाँ पर जो मुख्य नदियाँ हैं वह कृष्णा, कावेरी और गोदावरी जो नदियाँ हैं तथा उनकी जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, उनसे यह एक मैदानी क्षेत्र तैयार होता है। तो इस प्रकार से भारत को मुख्य रूप से कितने भागों में, तो 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये भारत के आपके आंतरिक इस क्षेत्र की स्थिति है, यह भारत के आंतरिक क्षेत्र की स्थिति है। अभी भारत का बाह्य क्षेत्र मैंने नहीं दर्शाया, इसमें केवल भारत के आंतरिक क्षेत्र को भौगोलिक रूप से 4 भागों में विभाजित किया है, क्योंकि इन 4 भागों को आप जब ले करके चलेंगे तो जब यहाँ पे कई राजवंशों के उदय होंगे या जो विदेशी अधिकार करेंगे, तो उनके आधार पर आप कहाँ पर उनका क्षेत्र रहा, कहाँ पर उन्होंने शासन किया, कहाँ पर अधिकार किया, कहाँ पर कैसी नीतियाँ रहीं, कहाँ पे कैसे समाज की व्यवस्था रही, तो उन सभी को हम इनके भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर जब डिवाइड कर देते हैं, तो उन्हीं के आधार पर इनका हम जीवन यापन, इनके जीवन यापन के बारे में, इनकी परिस्थितियों के बारे में हम जानकारी अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए इस भौगोलिक क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मुख्य रूप से 4 भागों में आपका उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद में आपका पठारी क्षेत्र, उसके बाद में आपका दक्षिणी समुद्री मैदान। तो ये और दक्षिणी समुद्री मैदान में आप जानते हैं यहाँ पे आपके कोंकण तट है, मालाबार तट है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि यहाँ पे तट जैसे उत्तरी तटीय मैदान और दक्षिणी तटीय मैदान। तो इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा डीपली में ये सब ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, अर्थात भूगोल में पढ़ेंगे। तो इसमें केवल आपको इतिहास
से संबंधित इतनी जानकारी ले लेना है कि उनके क्षेत्रों के आधार पर जब हम चर्चा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका कुछ बाहरी क्षेत्र भी देखेंगे तो जब जैसे ही वीडियो आगे चलता रहेगा, सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे इसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा तो इसके जस्ट आगे का आएगा और वहाँ से पूरी तरह से इस जगह से आपकी स्टार्ट हो चुकी है इतिहास का सिलेबस। तो आज आपने इतिहास के बारे में जाना, क्या है इतिहास, कैसे भारतवर्ष का नाम पड़ा। अब आगे हम लोग इसकी और भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में आप वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और अन्य जितनी भी आपके क्रमिक आपको क्रम से टॉपिक बाय टॉपिक आपको सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। सभी को धन्यवाद। अच्छा लगे तो जितने भी नए आपके विद्यार्थी हैं वह चैनल प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको सभी इसी प्रकार वीडियो और सूचनाएं आपको तत्काल प्राप्त हो सकें। और अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो वह कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।